एंड डिस्क्लोज कर दिया है? यस, नो? यहां तक बात समझ आती है? अगर मैनेजमेंट ने उसको अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दिया है तो एज एन ऑडिटर आप कौन सी ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एज एन ऑडिटर आप कौन सी ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है जी, एज एन ऑडिटर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। लेकिन अगर ये डिस्क्लोजर है तो इसके ऊपर एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ भी बन सकता है भाई। नॉन कंप्लायंस हुई लॉज एंड रेगुलेशन की तो इसके ऊपर एम्फेसिस मेटा पैराग्राफ बन सकता है, या इस नॉन कंप्लायंस के ऊपर आपका ठीक ठाक टाइम लग गया और आपने ठीक ठाक इसके ऊपर एफर्ट्स लगा दी और दोस्त गवर्नेंस से कंटिन्यूअस बेसिस पे डिस्कस करते रहे तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? कैन भी बन सकता है बच्चों। अगर मैनेजमेंट इसको अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज नहीं करती तो इसका मतलब है ये तो मिस स्टेटमेंट हो गई। मिस स्टेटमेंट अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन देते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल एक पेनल्टी रिकॉर्ड करनी चाहिए या फिर एक डिस्क्लोजर देना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं करती इसको। अच्छा, अगर इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते तो क्या ये आइजा 240 की इंप्लीकेशन है? यस, नो? अगर नो है तो इसका मतलब है ये स्कोप लिमिटेशन, आपको पता ही नहीं कि इसका इंपैक्ट कितना हो सकता है। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। लेकिन अगर आइजा 240 की इंप्लीकेशन चल रही है तो आपने क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? याद आ रहा है? आपने क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। क्या विड्रॉ पॉसिबल है? यस, विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, नो। अगर विड्रॉ पॉसिबल है तो आप विड्रॉ कर दें मेरे प्यारे बच्चों। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, सही है, तो फिर आप भले डिस्क्लेमर दें लेकिन आपको एक अदर मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई इन वजूहात की वजह से मैं विड्रॉ नहीं कर सका, अदरवाइज तो मैं विड्रॉ करता। कि क्या ये रिपोर्टिंग कंपैरिजन ये इतना अच्छा? एक चीज सुनिएगा, मैं एक और चीज बता दूं। नॉन कंप्लायंस क्या होगी कि लेट से एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है जिससे कंप्लाई करना होता है, सही है। अगर आपने C52 में इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस पढ़ा उसमें भी आता है, अगर आपने बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ा उसमें भी आता है, अगर आपने NBFC रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा तो उसमें भी आता है। तो हमारे पास मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और खुदा ना खास्ता अगर उस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से मैं नॉन कंप्लाई कर जाऊं तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट क्या आ सकता है? इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खतरनाक इंपैक्ट आ सकता है। किस चीज का? ये क्या कहलाएगा? इवेंट्स और कंडीशन। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न की भी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन एप्लीकेबल हो सकती है। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, इसके अंदर आपको सारे के सारे आइजाज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बच्चों। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको सारे के सारे आइजाज दिख जाएंगे। मतलब यहाँ पे 705 भी अप्लाई हो सकता है, 701 भी अप्लाई हो सकता है, 700 भी अप्लाई हो सकता है, 706 भी अप्लाई हो सकता है, 570 भी अप्लाई हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अब क्लियर हम सारे, और जब इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सब मैं शेयर कर दूंगा बच्चों, अभी ये सब कुछ शेयर हो जाएगा और इससे अच्छी चीजें शेयर हो जाएंगी। अभी पढ़ ले आराम से। अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको सुकून से समझे बस। डन हो गया भाई? चले जी, आ जाए अगले आइजा। कौन सा? व्हाट इज? अब हमारे रिपोर्टिंग साइड पे थोड़ा सा, ठीक है जी। अब हमारे रिपोर्टिंग साइड पे जिसमें पेपर में 20-25 नंबर लाजमी आता है, अबू बकर आइजा 240 पे अप्लाई हो जाएगा। फ्रॉड के प्रोसेस भी लिखने होंगे आपको। चलिए जी, कैम स्टार्ट करें बच्चों? आ जाए, चलिए अब बिल्कुल सीरियस। हाँ चलो, वार्म अप हो गया, अब बिल्कुल सीरियस। What is key audit matters? Those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the affairs of the current period, even if the comparative affairs are present. Key audit matters are selected from the matters communicated to those charged with governance. ये कैम की डेफिनेशन है। कैम के दो ही प्यारे बच्चों स्टेप्स है। पहला स्टेप, पहला ऑब्जेक्टिव, पहला स्कोप कि जी हाउ टू डिटरमाइन कैम। पहला चीज हाउ टू डिटरमाइन कैम। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, A, B, C। 3 स्टेप्स क्या है कि पहली चीज आपने ये देखना है फाइनेंशियल कैम डिटरमाइन कहां से होता है? इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं,
कौन सा एलिमेंट कैम है कि नहीं, ऐसा आपसे कहता है आप यूं ना देखें, आप देखिए कि इन मैटर्स में से कौन से ऐसे मैटर्स हैं, मतलब एफएस के अंदर के 150 एलिमेंट्स हैं, तो 150 एलिमेंट्स में से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी से डिस्कस हुआ है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी से डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो कौन से ऐसे मैटर डिस्कस हुए हैं भाई, आप पहले वो देख लें, कौन से ऐसे मैटर्स हैं आप वो देख लें पहले, ठीक है। मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोस्त विद गवर्नेंस। उसके बाद ऐसा कहते हैं उन मैटर्स में से आप देखें कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं दैट रिक्वायर्ड द सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन, सही है। और आईएसएस के लिए आपको 3 गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ऐसा कहता है पहला काम ये देख ले, दूसरा काम ये देख ले, तीसरा काम ये। क्या मतलब, आप ये देख ले कि ऐसे कौन से एरियाज हैं दैट इज हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जो हमारे पास आईजा 315 के हिसाब से, रिवाइज के हिसाब से जो हमारे हायर रिस्क थे उसको देख लें आप। फिर उसके बाद मैटर्स दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन, कौन से ऐसे मैटर्स हैं दैट रिक्वायर्ड द सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन, जिसमें आप ये देख लेंगे कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है। और फिर आप देख लेंगे ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्सिडरी को या किसी कंपनी को एक्वायर किया है, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है। या आप अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर कोई नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड करने जा रहे हैं हेल्ड फॉर सेल, ये हो सकता है। या आप क्या फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इट कुड बी एनी सिग्निफिकेंट इवेंट। लेट्स से आपके किसी प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, लेट्स से ये भी हो सकता है। तो इट कुड बी एनी सिग्निफिकेंट की इवेंट जो कि हुए, सही है। तो ऐसा आपसे कहता है कि आप ये देखें कि अगर मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोस्त टारगेट कर्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितने लाइन आइटम्स हैं, 150। इसमें से आप देखें कितने ऐसे मैटर्स हैं जो कि दोस्त विद गवर्नेंस से डिस्कस हुए, 15। उस 15 के ऊपर आप एक और चीज ये देखें कि इन 15 में से ऐसे कौन से मैटर्स हैं दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स, कौन से जो सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे या हायर रिस्क होंगे या जिसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा। फिर ऐसा कहता है कि जो 15 है आपने फिल्टर लगाया तो आपने कहा कि भाई 8 मैटर ऐसे आ गए जो कि रिक्वायर्ड है सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन। ऐसा कहता है ये 8 भी कैम नहीं है, आप एक और फिल्टर अप्लाई करें और आप ये देखें कि कैम आर द मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड। इनमें से कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करें, आयजा ने आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। आयजा ने कहा कि वो मैटर जिसको बार बार ऑडिट कमेटी में डिस्कस किया गया है वो लाजमी कैम होगा। वो मैटर जिसपे आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में मुश्किलात पेश आई होंगी, या वो आपका एरिया जिसके ऊपर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में मुश्किलात पेश आई होंगी, या कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेफिशिएंसी होगी, या कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी होगा इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर ऐसा कोई फैक्टर है तो फिर इन 8 में से आप देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इस डेफिनेशन में पूरी उतरता है। लेट से 4 उतरते हैं तो वो 4 आपके क्या हो जाएंगे, की ऑडिट मैटर हो जाएंगे। ये आपके पास सवाल है हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर का, ठीक है। अगली चीज है अगला ऑब्जेक्टिव मेरा है कि मैंने इन की ऑडिट मैटर्स को प्यारे बच्चों क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, सबसे पहले की ऑडिट मैटर की एक हेडिंग आएगी, ठीक है। की ऑडिट मैटर की हेडिंग आएगी, द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब हेडिंग इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर। द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट, और ये जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, कैम की डेफिनेशन आ जाएगी और कैम के ऊपर कैविएट आ जाएगा। कैम की डेफिनेशन आ जाएगी और कैम के ऊपर कैविएट आ जाएगा। क्या मतलब, key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the affairs of the current period। ये definition आ गई। These matters were addressed in the context of the audit of the financial statement as a whole and in forming the auditor's opinion thereon, and auditor does not provide a separate opinion on these matter। तो मैं इन मैटर्स के ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज के ऊपर मैं कैविएट डाल देता हूँ प्यारे बच्चों। अब जो इंडिविजुअल कैम की हेडिंग आ रही होगी उसके अंदर आपने 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहली चीज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेफर करना है, सही है, अगर कोई है तो, बिकॉज कैम एफएस से डिराइव्ड हुआ है तो एफएस में लाजमी कोई डिस्क्लोजर आ रहा होगा। पहला काम आप ये कर लें। दूसरी चीज, व्हाई द मैटर वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, क्यों ये मैटर सिग्निफिकेंट था, इन्हीं वजूहात की वजह से होगा। तो इन वजूहात में से कोई वजूहात लिख दे जिसकी वजह से मैटर की ऑडिट मैटर होगा। और इस मैटर को आपने किस तरीके से एड्रेस किया, तो मतलब जो आपके की ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे आपने वो परफॉर्म करने पे बच्चों, सही है। आपके जो की ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे आपने वो परफॉर्म करने के। यहां तक बात समझ आती है भाई?
वो कैविएट है नौशीन, कैविएट है वो। मतलब अगर आप 10 मैटर्स के ऊपर कैम दे रहे हैं तो शेयरहोल्डर ये ना समझे कि 10 मैटर्स के ऊपर अलग से ओपिनियन दी जा रही है, अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, तो इसी चीज को मैं कवर करता हूं कैविएट से। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेक्शन ऑफ की ऑडिट मैटर विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इंटरेक्शन ऑफ की ऑडिट मैटर विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई ऐसा मैटर जो कि कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है और उसके ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी है, तो प्यारे बच्चों मैटर कहां कम्युनिकेट होगा? Matters will be communicated in the material uncertainty related to going concern section as per ISA 570. However, reference of such section shall be included in the introductory paragraph of CAN. और introductory paragraph में क्या बता दूंगा मैं कहूंगा in addition to the matter as described in material uncertainty relating to going concern section, following are the additional key audit matter. Following are the additional key audit matter. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, सेम चीज अगर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन है, फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे एक बात बताएं, क्या इंपेयरमेंट ऑफ पीपीई कैम है? जल्दी बताएं, क्या इंपेयरमेंट ऑफ पीपी कैम है मेरे बच्चों? जल्दी छेती, बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ जी कैम है। अगर इंपेयरमेंट ऑफ पीपी मेरे पास कैम है और मैनेजमेंट ने अगर इंपेयरमेंट सही रिकॉर्ड नहीं करी, तो आप कौन सा ओपिनियन दे देंगे? लेट्स से क्वालिफाइड ओपिनियन। तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। या मैनेजमेंट ने आपको इंपेयरमेंट की वर्किंग ही नहीं दी, तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि यार इंपेयरमेंट कितने से होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन स्कोप लिमिटेशन की वजह से दे देंगे। तो सर इंपेयरमेंट ऑफ पीपी तो आपने डिटरमाइन किया था कैम को, लेकिन उसके ऊपर आप क्वालिफाइड ओपिनियन का ये मतलब नहीं है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस मैटर को आपने कैम डिटरमाइन किया था क्या उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हैं? इफ द आंसर इज यस, matters will be communicated in the basis for qualified opinion. However, reference of such shall be included in the introductory paragraph. कैसे? Exactly ये चीज कॉपी हो जाएगी, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी की जगह क्या आ जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। डन हो गया प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया। अगर डिस्क्लेमर होगा तो कैम की हेडिंग ही नहीं आएगी प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर एडवर्स ओपिनियन होगा तो आपने ये देखना है कि जिस चीज के ऊपर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगेन सेम एग्जांपल, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी के ऊपर अगर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी तो आपका कैम भी था, आपने ये देखना है क्या कोई और की ऑडिट मैटर है, क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई और की ऑडिट मैटर है? इफ द आंसर इज नो कि नहीं भाई कोई और की ऑडिट मैटर नहीं है, एक ही मैटर था जो कि कैम था मेरा, वो था इंपेयरमेंट ऑफ पीपी, और उसी के ऊपर मैं एडवर्स ओपिनियन देने जा रहा हूं, तो फिर matter will be communicated in the basis for adverse opinion section. However, reference of such section shall be included in the introductory paragraph CAM, and also need to mention that there are no other CAM to communicate. सही, आप ये नहीं ले सकते in addition to the matter as described in, सही है, there are no other matters to communicate. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन let's say इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल भी मेरे दो कैम थे, इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और इंपेयरमेंट ऑफ पीपी, और इंपेयरमेंट ऑफ पीपी को मैं क्या करने जा रहा हूं? पीपी इसकी वजह से मैं एक एडवर्स ओपिनियन देने जा रहा हूं। तो अब जो ये इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है, क्या मैं इसका कैम ड्राफ्ट कर सकता हूं? यस, मैटर्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। हाउएवर, रेफरेंस ऑफ सच सेक्शन शैल बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बिल्कुल सेम विद रिस्पेक्ट टू अदर कैम। कौन सा कैम? Impairment of account receivable. The description of such other key audit matters do not imply that the financial statement as a whole are more credible in relation to those matters than would be appropriate in the circumstances in view of the adverse opinion. क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जब आप करेंगे तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप कम्युनिकेट ऐसे करेंगे, रेफर टू डिस्क्लोजर
Why it is a CAM? Because it is material plus estimates involved. और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे की ऑडिट प्रोसीजर्स। और जब की ऑडिट प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों लिखने जा रहे होंगे, की ऑडिट प्रोसेस जब आप लिखने जा रहे होंगे, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपका पहला प्रोसीजर ये होगा कि मैंने एजम्पशंस को चेक करा, टेस्ट एजम्पशंस एंड फाउंड दैट assumptions are reasonable। अगर आपने ये लिखा या आपने दूसरा प्रोसीजर लिखा, ये पहला प्रोसीजर हो गया, फिर आपने दूसरा प्रोसीजर लिखा कि मैंने कंट्रोल्स को टेस्ट करे जो कि इफेक्टिव थे। तीसरा प्रोसीजर लेट से आपने ये लिख दिया कि मैंने डिस्क्लोजर को चेक किया और मैंने कंक्लूड किया कि डिस्क्लोजर जो था वो एडिक्वेट था। सही है। नॉर्मली मैं ये सारी चीजें प्यारे बच्चों लिख रहा होता हूं मैं, लेकिन इस सवाल में मसला ये है, ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपने लिखा है इसको आप नहीं लिख सकते। समझ आ रही है बात? ये जो आपने लिखा है ना, हाँ जी, ये जो आपने लिखा है ना प्यारे बच्चों, ये आप नहीं लिख सकते। डन हो गया? क्या मतलब? ऊपर मैं कह रहा हूं these FS are not prepared in accordance with IFRS। ऊपर मैं कह रहा हूं these FS are not prepared in accordance with IFRS, ऐसा ही है। और नीचे मैं ये कह रहा हूं कि अकाउंट रिसीवेबल की assumption बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है, डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, ये फिर, और ऊपर कैविएट भी दे रहा हूं कि इसके ऊपर कोई अलग ओपिनियन नहीं दे रहा। यहां कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां तक बात समझ आती है? मैं एग्जैक्टली जबरदस्त। सिकंदर मैं सिर्फ प्रोसीजर बताऊंगा, कंक्लूजन नहीं बताऊंगा। लाइक अगर आप कहें कि मुझे कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, तो मैं ऐसे ड्राफ्ट करूंगा कि मैंने टेस्टेड दी assumptions, we have tested कंट्रोल्स। कंट्रोल इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, कुछ नहीं कहूंगा। समझ आ रही है बात यहां तक? बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों, जबरदस्त। हाँ जी, थोड़ा सा मुश्किल एरिया। कौन सा मुश्किल एरिया? देखने से भी बच्चों फायदा हो रहा है। रिपोर्टिंग में आके इंशाल्लाह मगरिब की नमाज से पहले रिपोर्टिंग खत्म कर लेंगे, फिर 1-2 घंटे सुकून से बैठ के सवालात करेंगे, फिर देखेंगे ऐसा पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलिए मेरे बच्चों, आज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सही है। कंपेयर द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आप 2022 का ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट 2022 के एफएस बना रही है, तो 2021 के जो नंबर्स कहलाएंगे वो आपके पास कहलाते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सही है। इनको प्रेजेंट करने के 2 तरीकेकार मौजूद हैं। एक मेरे पास है करस्पॉन्डिंग फिगर, दूसरा मेरे पास है कंपैरेटिव एफएस। ये दोनों वर्ड्स हैं, ये कहां एक्सप्लेन होते हैं? ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन होते हैं। सही है। दोनों एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, लाइक करस्पॉन्डिंग फिगर हमारे पास IS1 में एक्सप्लेन किया गया, और IS1 कहता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग फिगर के बेसिस पे बनाना है, आपने कंपैरेटिव के बेसिस पे नहीं बनाना है। बट दुनिया में बहुत से ऐसे कानून है जो कि कंपैरेटिव एफएस को भी फॉलो करते हैं। करस्पॉन्डिंग फिगर क्या होती है? करस्पॉन्डिंग फिगर वो होती है प्यारे बच्चों कि अगर आप 2022 के एफएस बना रहे हैं, तो क्या 2021 की चीजों को 2022 के एफएस में लिखने की जरूरत है? द आंसर इज यस। अगर वो 2022 के लिए रेलेवेंट है तो, सुनिएगा मेरी बात, अगर वो 2022 के लिए रेलेवेंट है तो
शुरू के 5 पेजों का कोई मसला नहीं है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, इक्विटी, ये तो लाजमी 2021 के नंबर्स आ रहे होंगे। असल चीज क्या है? डिस्क्लोजर। जब डिस्क्लोजर जो है तो 2021 के जो डिस्क्लोजर्स हैं, क्या उनको 2022 में कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है? द आंसर इज यस इफ इट इज रेलिवेंट। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? उमर जावेद, थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस कर लेंगे बच्चा, थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उमर जावेद का एक सवाल है, तो वो सही कह रहा है, सवाल बिल्कुल सही कह रहा है वो। ये डायग्राम में वैसे कवर्ड है, जो आप लोगों के लिए हैंडआउट बनाए मैंने पेपर से पहले, क्विक रिवीजन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये देख रहे हैं। मैटर्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द की ऑडिट मैटर, हाउएवर मे बी द, अगर एक ऐसा मैटर है जो कि कैम भी है और जो कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी है, ठीक है, तो ये मैटर कम्युनिकेट कहां होगा? कैम में कम्युनिकेट होगा, लेकिन कैम का ये सबसे पहला मैटर होगा, ये कैम में सबसे पहला मैटर कम्युनिकेट किया जाएगा, और इसकी जो ड्राफ्टिंग होगी, ये बकिया कैम से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ड्राफ्टिंग डिफरेंट होगी, बात समझ आती है? नंबर पहला होगा, ये बात समझ आती है। ड्राफ्टिंग डिफरेंट होगी, ये बात समझ आती है। जब मैं कैम ड्राफ्ट करता हूं, यस क्यों बोल रहे हैं भाई, यस क्यों बोल रहे हैं? जब मैं कैम ड्राफ्ट करता हूं तो मैं इंक्लूड अ रेफरेंस देता हूं। इंक्लूड अ रेफरेंस का मतलब है मैं कहता हूं रेफर टू डिस्क्लोजर, जब कैम है। लेकिन अगर एक ऐसा मैटर जो कि कैम भी है प्लस ईओएमपी भी है, तो मैं इसको सबसे पहले, इस मैटर को कैम में सबसे पहले रिपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं रेफर टू डिस्क्लोजर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 4.1। समझ आती है बात यहाँ पे? तो मैंने ये लाइन ऐसी लिख दी कि ये मैटर जो मेरा कैम का होगा, ये बाकी अंग्रेजी से ऐसा डिफरेंट हो रहा होगा कि शेयर होल्डर समझ जाएंगे कि यार ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मैटर है। कैम मैं अपने आप को रख के निकालता हूं, ईओएमपी शेयर होल्डर को रख के निकालता हूं। तो एक ऐसा मैटर है जो कि शेयर होल्डर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरी कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। तो आइजैक कहता है करें इसको कैम में कम्युनिकेट, लेकिन वी ड्रॉ अटेंशन का वर्ड डाल दो ताकि फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस, तो एटलीस्ट वो एफएस पढ़ ले। बिकॉज़ अगर एक कंपनी उसमें 10 की ऑडिट मैटर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्किप कर जाएगा इसको। जब स्किप कर जाएगा तो उसका नंबर पहला रख ले, और सेकंड काम आप ये कर ले कि इसको आप लिखें वी ड्रॉ अटेंशन। डन हो गया भाई? इसको अगर और समझना है, इसको यूं समझने की कोशिश करें। इनमें से कौन सा ऐसा मैटर है, नहीं ईओएमपी नहीं आएगा, शेप ईओएमपी का पैराग्राफ नहीं आएगा। इनमें से कौन सा ऐसा मैटर है जो कि कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है और ईओएमपी की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है? पीपी, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी, क्या हो गया यार? ये 3 मैटर सिर्फ कैम है, ये एक ऐसा मैटर है जो कि कैम भी है प्लस ईओएमपी भी है। क्यों? एक मेजर कंटीजेंसी चल रही है 500 मिलियन की, कंपनी का प्रॉफिट है 200 मिलियन का। अगर कल को कंपनी केस हार जाए तो कंपनी तो गई, उड़ गई, तो ये तो लाजमी है। अब जब मैं इसको भी कैम में कम्युनिकेट करूंगा तो इन चारों में से सबसे पहला नंबर किसका? सही है, सबसे पहला नंबर इसका। फिर उसके बाद आप ये कर लें, बाकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती। ये तीनों पॉइंट स्टार्ट कहां से होंगे? रेफर टू डिस्क्लोजर। लेकिन ये कैसे स्टार्ट होगा? वी ड्रॉ अटेंशन। बच्चों समझ आ रही है बात? फायदा हो रहा है? चले आ जाए। अगर आपको लगता है ये कैम भी है, ये ईओएमपी भी है और ये मटेरियल अनस्टडी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी, तो फिर मटेरियल अनस्टडी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में डाल दे, फिर आप वहां डाल दें।
अच्छा जी, आ जाए। उसामा, ईएमपी में रेफरेंस नहीं आएगा इसका। देखें बच्चों, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने मेरे बच्चों, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। ये शुरू के 4 मैटर्स क्लियर है? ये सुन ले मेरी बात। ये शुरू के 4 मैटर्स क्लियर है मेरे बच्चों को? इन 4 मैटर्स में हमेशा रेफरेंस आएगा। इन 4 मैटर्स में मैटर कैम में कम्युनिकेट नहीं होगा, लेकिन कैम में रेफरेंस आएगा। ये बात समझ आती है? इन 4 मैटर्स में कैम में कम्युनिकेट नहीं होगा, कैम में कम्युनिकेट नहीं होगा, लेकिन कैम का इन 3 मैटर्स में कैम में कम्युनिकेट नहीं होगा, लेकिन कैम का रेफरेंस आएगा। ये बात समझ आती है? इस मैटर में कैम में कम्युनिकेट होगा। जब कैम में कम्युनिकेट होगा तो एम्फेसिस में रेफरेंस नहीं आएगा। आप ये नहीं कहेंगे इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन कैम फॉलोइंग आर द एडिशनल यूएनपी, ऐसा नहीं कहेंगे आप प्यारे बच्चों। सिकंदर बिल्कुल सही है। ये वाली मेरी बात समझ आई? देखिए अरसलान साहब, ये ना पूछे आप मुझसे, अरसलान साहब ईएमपी आएगा या नहीं? ईएमपी इस मैटर के ऊपर नहीं आएगा, इसके अलावा कोई मैटर होगा तो आ सकता है ना ईएमपी। ईएमपी इस मैटर पे नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं 2 मिनट कुछ एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको, अगर इसमें कंफ्यूजन है मैं 2 मिनट एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं, आपका फायदा हो जाएगा। मेरी बात गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। दिख रहा है ये? मुझे 2 मिनट सुनने आपका बहुत फायदा हो जाएगा। 2 मिनट इसको सुनने बहुत फायदा हो जाएगा। दिख रहा है ये? अच्छा, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी IS 36 के हिसाब से मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं करी। कौन सा ओपिनियन आएगा? जल्दी जल्दी छेती छेती, कौन सा ओपिनियन आएगा? क्वालिफाइड। लेकिन क्या ये मैटर मेरा कैम है? ये मैटर मेरा कैम भी है। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री IS 2 के हिसाब से रिकॉर्ड कर ली गई है। क्या क्वालिफाइड ओपिनियन होगा? लेकिन क्या ये मैटर मेरा कैम है? इम्पेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल IFRS 9 के हिसाब से कर लिया गया। क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन है? क्या ये कैम है? अच्छा, मेजर लीगल कंटीजेंसी है, सही है, और IS 37 के हिसाब से डिस्क्लोज कर दिया गया है। क्या ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है? लेकिन क्या ये मेरा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है? और क्या ये मेरा की ऑडिट मैटर है? अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मेरे कोवेनेंट ब्रीच हो चुके हैं और IS 1 के हिसाब से डिस्क्लोजर वगैरह दे दिया गया है।
तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? अनमॉडिफाइड। लेकिन क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है? क्या ये कैम है? क्या ये ईओएमपी है? हाँ जी है। सब्सिक्वेंट फायर इन द वेयरहाउस, तो IS 10 के हिसाब से नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसका डिस्क्लोजर दे दिया गया। तो क्या ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन है? हाँ जी। क्या ये ईओएमपी है? हाँ जी। क्या ये कैम है? नहीं, मैंने आग थोड़ी बुझाई है, मैंने काम थोड़ी किया है, सिर्फ डिस्क्लोजर देखा, तो मुझे तो कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। और एक और चीज आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑडिट है, ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑडिट है। तो क्या आइजा 510 के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है? हाँ जी ले लिया है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? हाँ जी कंसिस्टेंट है। डन हो गया भाई? कौन सा ओपिनियन? हाँ जी अनमॉडिफाइड। क्या ये मेरा अदर मैटर पैराग्राफ है? हाँ जी अदर मैटर पैराग्राफ है। क्या ये मेरा अदर मैटर पैराग्राफ है? हाँ जी अदर मैटर पैराग्राफ है। अच्छा जी डन हो गया बच्चों, ये समझ आता है। ये एक ही कंपनी है, ये किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं? ये एबीसी कंपनी की बात कर रहे हैं बच्चों। जब मैं इसकी रिपोर्ट बनाऊंगा तो मेरी ओपिनियन क्या हो जाएगी? जल्दी से बता दें, मेरी ओपिनियन क्या हो जाएगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। बच्चों जल्दी आ जाए, ऐसा ना करें। अगली हेडिंग किस चीज की आ जाएगी? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन कर दूंगा? पीपी की इंपेयरमेंट को बता दूंगा। अगली हेडिंग किस चीज की आएगी? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के सेक्शन की आ जाएगी। सही है, जिसमें मैं कहूंगा वी ड्रॉ अटेंशन किस चीज के ऊपर? इवेंट्स और कंडीशन के ऊपर, मैनेजमेंट के प्लान के ऊपर, लेट से इवेंट्स और कंडीशन के ऊपर, और ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद किस चीज की हेडिंग डालूंगा? कि ऑडिट मैटर की। मेरी बात सुनिएगा, ये वाला मैटर रिजॉल्व हो गया और ये वाला मैटर भी रिजॉल्व हो गया, लेकिन जो दो पे आपने क्रॉस लगाया है, इसमें से ये कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा था और ये भी कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा था। तो आप एक काम करें, जब आप कैम की हेडिंग डालेंगे और जब कैम की हेडिंग में आप डेफिनेशन डालेंगे, तो डेफिनेशन के साथ साथ आप एक लाइन लिख दीजिएगा, इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन basis for qualified opinion plus material uncertainty relating to going concern section. Following are the additional key audit matters. और मुझे बता दें यहाँ पे कौन कौन से की ऑडिट मैटर बता देंगे आप? जल्दी से बता दें कौन कौन से की ऑडिट मैटर बता देंगे? जल्दी से छेती। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल, मेरी बात सुनिएगा, इन्वेंट्री भी कैम है, अकाउंट रिसीवेबल भी कैम है, लेकिन ये जो लीगल कंटीजेंसी है ये कैम भी है और इम्फेसिस भी है। तो पहली किसको बता दूंगा? पहली बता दूंगा लीगल कंटीजेंसी, दूसरी बता दूंगा रिसीवेबल, तीसरी बता दूंगा इन्वेंट्री। डन हो गया मेरे बच्चों? डन हो गया? इनको भी ताले लगा दूं, इनको भी ताले लगा दूं, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। अच्छा, सब्सिक्वेंट फायर इन द वेयरहाउस, ये मेरा अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है प्यारे बच्चों। तो अगली हेडिंग किस चीज की आ जाएगी? एम्फेसिस ऑफ मैटर। यहां पे मैं रेफर नहीं करूंगा, यहां पे मैं रेफर नहीं करूंगा इसको इससे, समझ आ रही है? मैं सिंपल सा कह दूंगा, मैं सिंपल सा कहूंगा वी ड्रॉ अटेंशन। लेट्स इस लीगल वाले का नोट नंबर है 4.2 और ये जो आग लगी है इसका नोट नंबर है 4.6। मैं 4.2 का तस्करा करूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 4.6 of this FS which states that fire occurred in the warehouse resulting in a loss of ₹450 million. Full stop.
आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगर ईओएमपी में मैं उसको कैम से रेफर नहीं करूंगा भाई, डन हो गया भाई यहां तक? तो ये भी मसला हल हो गया, ये भी मसला हल हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा अदर मैटर पैराग्राफ। तो ये मेरी सीक्वेंस बनेगी। एक चीज और समझ लें, एक चीज और समझ लें, ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, मेरी बात सुने, सीक्वेंस यही है ना हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों? सीक्वेंस यही है ना हमारी रिपोर्ट की सीक्वेंस? ये है ना रिपोर्ट की सीक्वेंस में? जो रिपोर्ट की सीक्वेंस में अगर कोई मैटर कॉन्फ्लिक्ट करता है आपस में, आप देखेंगे टॉप पे कौन है, जो टॉप पे होगा कम्युनिकेट वहां पे होगा। बात समझ आती है? अगर एक मैटर गोइंग कंसर्न भी है और कैन भी है तो कहां कम्युनिकेट होगा? जबरदस्त। अगर एक मैटर कैन भी है और मॉडिफाइड ओपिनियन भी है, कहां कम्युनिकेट होगा? अगर एक मैटर कैन भी है और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी है तो कहां कम्युनिकेट होगा? ये हमेशा याद रखिएगा, जहां बात रेफरेंस की आ रही है कि मैंने रेफरेंस देना है, मैं सिर्फ और सिर्फ कैम में रेफरेंस दूंगा। अगर एक मैटर कैम और गोइंग कंसर्न है, कम्युनिकेट गोइंग कंसर्न में होगा, कैम में रेफर दूंगा। अगर एक मैटर कैम और मॉडिफाइड ओपिनियन है तो कम्युनिकेट मॉडिफाइड ओपिनियन में होगा, कैम में रेफर दूंगा। लेकिन अगर एक मैटर कैम से जो नीचे वाले मामला आ रहे हैं, अगर वहां पे अगर एक मैटर कैम और ईओएमपी है तो मैं ईओ तो कम्युनिकेट कैम में होगा लेकिन ईओएमपी में रेफर नहीं होगा। तैयार बात समझ आ रही है? ये रेफरेंस वाली बात कैम और कैम के ऊपर तक वालों के लिए। अब क्लियर हो मेरे बच्चों? चलो बच्चों, अल्लाह कामयाब करे। और एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मेरे बच्चों मैं बता दूं, ये सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो हमारे पास कल मेरा MS1 का वर्कशॉप है, मंडे से इंशाल्लाह ये जो हमारे पास रिस्क है और प्रोसीजर्स है और जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, इससे हमारे पास नॉर्मली 50 से 60 नंबर का सवाल लाजमी आता है। तो मंडे से हम इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। सही है? तो मंडे को रोज पौने घंटे के लिए बैठेंगे हम। मंडे को रोज नहीं, ऑडिट का भी होगा, लॉ का भी होगा, दोनों का होगा। CFF2 का भी होगा, CFF6 का भी होगा, MS1 का भी होगा। सही है? तो जो CFF6 और MS1 वाला सेशन होगा वो तो दोनों के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। तो मंडे से हम इंशाल्लाह इसी तरह के सवाल करते रहेंगे ताकि हमारे पास जो 60-70 मार्क्स है पहले मरहले पे हम इसको देखें, फिर कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर आएंगे, फिर हम वॉल्यूम 2 की तरफ आएंगे। डन हो गया बच्चों? तो ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा और रोज का ये 30 से 45 मिनट अगर हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह, तो हैंडआउट में ऐसे कोशिश करूंगा पहले से ऐसे रेडी करके रखूं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। आपको मैं एक सवाल दे दूंगा, आप घर से करके आइएगा, फिर हम इंशाल्लाह बैठ के 30-45 मिनट में इसको डिस्कस कर लेंगे। यार एक्सपेक्टेड टाइम मेरा भाई 8 से 10 के दरमियान ही होगा, कुछ 8 से 10 के दरमियान ही होगा मेरा भाई। सही है? चलिए मेरे बच्चों, अब आ जाए, अब आगे पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास चले बच्चों, अब आ जाए यार। यार एक 2 मिनट का ब्रेक ले लें, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक ले लें मेरे बच्चों। बस सिर्फ मुझे 2 मिनट दो।
अबे सुबह में लांती, रात में सुबह उठता ही नहीं मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ बच्चों कि मेरे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव में जो शुरू के 4-5 पेजेस होते हैं वो एक्जैक्टली सेम होते हैं। ये बात समझ आती है कि बैलेंस शीट अगर है तो पिछले साल में दिखाना है, करस्पॉन्डिंग में भी दिखाना है, कंपैरेटिव में भी दिखाना है। पीएनएल है तो पिछले साल में दिखाना है, करस्पॉन्डिंग में भी दिखाना है, कंपैरेटिव में भी दिखाना है, ठीक है। लेकिन करस्पॉन्डिंग फिगर में एक चीज है कि जब डिस्क्लोजर्स के ऊपर आती है बात, तो हमने ये देखना होता है कि यार पिछले साल का डिस्क्लोजर क्या इस साल के लिए रेलिवेंट है। इफ द आंसर इज यस, तब जाके पिछले साल का डिस्क्लोजर इस साल कॉपी होगा, ठीक है। कंपैरेटिव एफएस में अगर पिछले साल का डिस्क्लोजर इस साल के लिए चाहे रेलिवेंट हो या ना हो, आपने उसको लाजमी इंक्लूड करना है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कंपेरेबल होने चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसके एग्जांपल आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करता हूं एक डिस्क्लोजर की 2021, ठीक है, 2021 आया, कस्टमर filed a case against company in the Sindh High Court। सही है। मैनेजमेंट based on legal advice concluded that no provision is required। समझ आता है भाई? ये 2021 में शो हो रहा है। कहां पे शो हो रहा है? कंटीजेंट लायबिलिटी में हो रहा है। डन हो गया बच्चों? 2022 आया और 2022 में कंपनी केस जीत गई। 2022 में कंपनी जो है वो केस जीत गई, सही है। अगर 2022 में कंपनी केस जीत चुकी है, ठीक है, तो क्या ये कंटीजेंट लायबिलिटी है? अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है क्या ये जो डिस्क्लोजर 2021 में आ रहा है, तो जब 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे तो बैलेंस शीट में 2022 भी आ रहा होगा, 2021 भी आ रहा होगा, पीएनएल में 2022 भी आ रहा होगा, 2021 भी आ रहा होगा, कैश फ्लो में 2022 भी आ रहा होगा, 2021 भी आ रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 2022 भी आ रहा होगा, 2021 भी आ रहा होगा। लेकिन जब डिस्क्लोजर्स आएंगे तो 2021 में एक डिस्क्लोजर आ रहा था, 2021 में एक डिस्क्लोजर आ रहा था, क्या उसको 2022 में वापस से कॉपी करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? रेलिवेंट ही नहीं है मेरे लिए इस साल के लिए। इस साल के लिए मेरे पास रेलिवेंट ही नहीं। अच्छा, अगर कंपनी केस हार जाती, तो क्या रेलिवेंट होता? तो इसका मतलब 21 में तो आ ही रहा था, मुझे 21 वाली चीज कॉपी करनी पड़ती और लिखना पड़ता ड्यूरिंग द ईयर सिंध हाई कोर्ट ने केस कंपनी के अगेंस्ट दे दिया। तो मैं कॉपी क्यों कर रहा हूं? बिकॉज 2022 के ट्रीटमेंट के लिए रेलिवेंट है। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन मेरी बात सुनिएगा, ये अगर कंपनी केस जीत जाती है और अगर ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये 22 के लिए रेलिवेंट हो या ना हो, ये लाजमी कंपैरेटिव एफएस में क्या हो रहा होगा? कॉपी हो रहा होगा। हमारे चाहो तो दे सकते हो, मतलब अगर आप दे देंगे तो आप आईएएस से नॉन कंप्लाई नहीं कर रहे। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो ये तो हमारे पास था आईएफआरएस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये जो हमारे पास है ये आईएएस की रिक्वायरमेंट है। सॉरी, ये जो हमारे पास है किसकी रिक्वायरमेंट? आईजा 710 की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास आईजा 710 की रिक्वायरमेंट है, सही है। यहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि if corresponding figure, if it is the corresponding figure, when the corresponding figures are presented, the auditor's opinion shall not refer to the corresponding figures। सुनिएगा मेरी बात को, the auditor's opinion shall not refer to the corresponding figures। क्या मतलब इसका?
कि आपकी बैलेंस शीट में 2020 भी है और 2021 भी है, पीएनएल में भी 2021 है, कैश फ्लो में भी 2021 है, इक्विटी में भी 2021 है। लेकिन अगर ये करस्पॉन्डिंग फिगर है तो आपका जो ओपिनियन का पैराग्राफ होगा वो किसको एड्रेस कर रहा होगा? ओपिनियन 2022 को एड्रेस हो रही होगी, ओपिनियन 2022 पे जा रही होगी। 21 के ऊपर आप ओपिनियन नहीं देंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन अगर कंपैरेटिव एफएस होगा तो 22 के ऊपर भी ओपिनियन जाएगी और 21 के ऊपर भी ओपिनियन जाएगी बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन एक खतरनाक बात लिख दी उसने, एक्सेप्ट, एक खतरनाक बात लिख दी उसने। क्या खतरनाक बात लिख दी? खतरनाक बात लिख दी, एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस डिस्क्राइब इन पैराग्राफ 11, 12 एंड 14। तो इसका मतलब है ये पैराग्राफ 11 है, ये पैराग्राफ 12 है और ये पैराग्राफ 14 है। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास क्या है? जल्दी से बता दें, ये हमारे पास क्या है? ये एक्सेप्शंस है कि ये करस्पॉन्डिंग फिगर है। ये एक्सेप्शन है कि ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग फिगर है, लेकिन इसके बावजूद आप 21, मेरी बात सुनिएगा, इन एक्सेप्शन में भी ओपिनियन किस पे होगी? ओपिनियन किस पे होगी? ओपिनियन किस पे होगी? इसको खुदा का वास्ता है, इसको खुदा का वास्ता है, इसको यूं ना समझ लीजिएगा, इसको यूं ना समझिएगा कि ये एक्सेप्शन ये है कि आप 21 में भी ओपिनियन देंगे। ओपिनियन हमेशा करंट ईयर पे होगी, ओपिनियन हमेशा करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होगी, पिछले साल पे। एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन बेसिकली ये है कि पिछले साल के नंबर्स को आप अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे होंगे, पिछले साल के नंबर को आप अपनी रिपोर्ट में रेफर कर रहे होंगे। सही है? रेफर ओपिनियन के सेक्शन में नहीं कर रहे होंगे। रेफर आप कहां कर रहे होंगे? जल्दी से बता दें, रेफर आप कहां कर रहे होंगे? डन हो गया बच्चों? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन करस्पॉन्डिंग फिगर है, लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में 22 का नंबर भी आएगा, 21 का नंबर भी आएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को। तो वो तीन एक्सेप्शंस क्या है? वो तीन एक्सेप्शंस क्या है मेरे बच्चों? पहली एक्सेप्शन, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड इंक्लूडेड अ मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मॉडिफाइड ओपिनियन है, आपने 21 का ऑडिट किया था, 21 में आपने क्वालिफाई कर दिया। अब जब आप 22 का ऑडिट करने आ रहे हैं और करस्पॉन्डिंग फिगर है, तो ओपिनियन में 22 का ही जिक्र होगा, 21 का जिक्र नहीं होगा। बट चूंकि पिछले साल एक मॉडिफाइड ओपिनियन है, और जब आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में आएंगे, तो जब आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में लेट से इंपेयरमेंट ऑफ पीपी लिखेंगे या रिसीवेबल लिखेंगे या पेबल लिखेंगे या इंटेंजिबल लिखेंगे या गुडविल लिखेंगे या रेवेन्यू लिखेंगे, तो आपने इस साल का नंबर भी लिखना है और पिछले साल का नंबर भी लिखना है। सही है? अगर आपने ये देखना होगा कि क्या मैटर रिजॉल्व हो गया मेरे बच्चों, क्या मैटर रिजॉल्व हो गया है? हाँ जी, मैटर रिजॉल्व हो चुका है। हाँ जी, मैटर रिजॉल्व हो चुका है। नहीं भाई, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, अगर तो मैटर रिजॉल्व हो चुका है तो ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड बट नॉट रेफर टू द प्रीवियस मॉडिफिकेशन इफ द मैटर इज रिजॉल्व्ड एंड प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज। प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम। सही है? तो अगर मैटर रिजॉल्व, अगर पिछले साल एक मैटर था जिसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन थी, और इस साल अगर वो मैटर रिजॉल्व हो चुका है और प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज हो चुका है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पिछले साल की मॉडिफिकेशन का जिक्र 2022 में नहीं करना। डन हो गया? अच्छा, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो आपने ये देखना है कि क्या वो रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है। क्या वो मैटर रेलिवेंट है? अगर वो मैटर इस साल भी रेलिवेंट है, shall modify the auditor's opinion on the current period financial statement। आप 2022 को ही मॉडिफाई करेंगे। आप 2022 क्वालिफाइड आप जब क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे तो आप कहेंगे इन अवर ओपिनियन except for PP, these FS are prepared in accordance. These FS for the year ended 2022 is prepared in accordance with IFRS। सही है? 21 का तस्करा नहीं करेंगे, लेकिन in the basis of modification paragraph do refer to both current figures and the corresponding figure when the impact is material in the current financial statement। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, अगर रेलिवेंट नहीं है, मैं अब्दुल खान उस पर भी आ रहा हूं, ठहर जाओ बच्चा। अगर रेलिवेंट नहीं है
तो फिर मेरी बात सुनिएगा, आप उसके बावजूद 2022 को आप मॉडिफाई कर दोगे, 2022 की ओपिनियन आप मॉडिफाई कर दोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। कंपेरेबिलिटी वैसे आप अभी भी इस साल की ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, बेहतरीन हो गया। अब इसके ऊपर जो मैंने लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं और मजीद आपको एग्जांपल देता हूं। ये एसएसजीसी की रिपोर्ट है, मेरे बच्चों, ठीक है। मेक अ वर्ड यूज, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अच्छा मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ये एसएसजीसी की है। तो एसएसजीसी का रिसीवेबल था किससे था? के इलेक्ट्रिक से था और पीएसएमएल से था, सही है। ये कौन से साल का ऑडिट कर रहे हैं हम? ऑडिट कर रहे हैं हम 2015 का, ये हम 2015 का ऑडिट कर रहे हैं, सही है। हाँ, जब 2015 का ऑडिट कर रहे थे तो 2015 में अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दी है, सही है। लेकिन ये एक ऐसा मैटर था जो कि 2014 में भी था, 2013 में भी था, 2012 में भी था, 2010 में भी था, 2011 में भी था। तो ये जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है, इसमें मैं 15 तो करीब लिख ही रहा हूं। 15 के साथ साथ कौन सा लिख रहा हूं? 2014 का भी तस्करा कर रहा हूं प्यारे बच्चों के, यहां तक बात समझ आती है? 2014 का भी तस्करा कर रहा हूं। अच्छा, ये नोट नंबर बी देखें अगर आप, तो इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है। इसमें कौन से साल का तस्करा हो रहा है? क्या इसमें पिछला साल का नंबर लिखा हुआ है? क्यों? जब हम 15 का ऑडिट कर रहे थे, तो 2015 के ऑडिट में यह मसला था, 2014 का नंबर बिल्कुल सही था। जब 14 का नंबर बिल्कुल सही था तो मैंने 14 का जिक्र अपनी रिपोर्ट में नहीं किया प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये जो रिपोर्ट में ब्रैकेट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके पीछे भी लॉजिक और साइंस है। अच्छा, मेरी एक बात समझने की कोशिश करें, सही है, और गौर से सुनना है सबने। मैं 2021 का ऑडिट कर रहा हूं मेरे बच्चों, और 2021 के ऑडिट में मैंने ये देखा कि अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 1000 का, सही है, और IFRS 9 के हिसाब से अकाउंट रिसीवेबल आना चाहिए कितने का? 700 का। कितने रुपए की मिस स्टेटमेंट है बच्चों? जल्दी से बता दें, मिस स्टेटमेंट कितने रुपए की है? 300 रुपए की मिस स्टेटमेंट है, 300 रुपए की, सही है। और मेरी मटीरियलिटी क्या है? मेरी मटीरियलिटी है ₹200। क्या ये मटीरियल है मिस स्टेटमेंट? मैंने कौन सी ओपिनियन दी 2021 में? मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दी थी बच्चों, ये क्लियर है हमारे पास? अच्छा, मैं आया 2022 में, और जब मैं 2022 में आया, सही है, तो मैंने कहा यार पिछले साल एक मिस स्टेटमेंट मौजूद थी जिसके ऊपर मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, ठीक है। मैं ये चेक करता हूं कि क्या मैनेजमेंट ने, क्या ये मैटर था, ये वाला मैटर, क्या ये मैटर रिजॉल्व हो चुका है? हाँ जी, रिजॉल्व हो चुका है। नहीं जी, रिजॉल्व नहीं हुआ, सही है। अच्छा, क्या ये मैटर रिजॉल्व हो चुका है? सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये मैटर रिजॉल्व हो चुका है? हाँ जी, रिजॉल्व हो चुका है। क्या वैसे रिजॉल्व हुआ है जैसे होना चाहिए? क्या मतलब? क्या ये प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज्ड एज पर IAS 8 हुआ है? क्या ये प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज एज पर IAS 8 हुआ है? मेरी बात समझने की कोशिश, क्या ये प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज एज पर IAS 8 हुआ है? हाँ जी, ये प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज एज पर, क्या मतलब एज पर IAS 8 हुआ है? हाँ जी, एज पर IAS 8 हुआ है। नहीं जी, एज पर IAS 8 नहीं हुआ है। क्या मतलब?
एज पर IAS रेट नहीं हुआ, इसका मतलब है मैनेजमेंट ने 2022 में 300 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर दी। भाई मसला कितने का था? इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने का। तो मैनेजमेंट ने 2022 में 300 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर दी। तो ये सही अकाउंटिंग हुई है बच्चों? क्या ये अकाउंटिंग सही हुई है? नहीं। क्यों सर? आपने तो 2022 का प्रॉफिट खत्म कर दिया। सर आपने 2022 का प्रॉफिट कम कर दिया, ये तो 2021 से पर्टेन करता था। सर इसका मतलब है क्या प्रॉपर रीस्टेटमेंट हुई है? क्या प्रॉपर रीस्टेटमेंट हुई है? अगर रीस्टेटमेंट हुई है तो इसका मतलब मैटर रिजॉल्व है, अदरवाइज नहीं हुआ। मसला इंपेयरमेंट का नहीं रहा। मसला ये है कि 300 मिलियन अगर आपने क्या रीस्टेट करा, ये पिछले साल से पर्टेन करता था तो पिछले साल रिकॉर्ड किया है। पिछले साल के एक्सपेंस को अगर आप इस साल रिकॉर्ड करेंगे तो ये अभी भी मिस स्टेटमेंट ही है। डन हो गया मेरे बच्चों? मतलब आपने ऐसे कैसे इस साल के शेयर होल्डर को 300 मिलियन कम दे दिए और वो पर्टेन इस साल के शेयर होल्डर से नहीं करता, वो पिछले साल के शेयर होल्डर से पर्टेन करता था। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहां से हुआ? अच्छा सर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। सर मैटर जो है आपका वो रिजॉल्व नहीं हुआ। आपने ये देखना है कि क्या ये मैटर आपका लिए रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। क्या ये मैटर आपके लिए रेलेवेंट है या मैटर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आप, अच्छा मैं रेलेवेंट के आपको एक और एग्जांपल दूंगा। सही है, मैं रेलेवेंट के आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अगर आपको लगता है ये इस साल भी रेलेवेंट है, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मतलब मैनेजमेंट ढीठ है, मैनेजमेंट कहती है बेटा मैं इस साल भी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगी, इस साल तो क्या ना पिछले साल ना रीस्टेट कुछ भी नहीं, तो आप कहोगे बेटा ठीक है 2022 क्वालिफाइड ओपिनियन, 2022 क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ 2022 और 2021 कहां पे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या यहां तक बात समझ आती है? और फॉर एग्जांपल किसी भी वजूहात की वजह से, कौन सी वजह होती है थोड़ी देर में बताता हूं, अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आइजा आपसे कहता है कि अगर आप चाहें तो फिर भी अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस साल के लिए रेलेवेंट नहीं है लेकिन 2022 फिर भी क्वालिफाई हो जाएगा। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में 2022 भी आ जाएगा और 2021 भी आ जाएगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखें। रेलेवेंट यस समझा दिया, रिजॉल्व हो गया ये समझा दिया, रेलेवेंट यस है ये समझा दिया, रेलेवेंट नो को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखें। एक अच्छी से एग्जांपल देकर समझाऊंगा। डन हो गया बच्चों? यहां पे नौशीन इट विल भी आप गलत लिख रही हैं। वर्ड जो यूज हुआ है वो मे का वर्ड यूज हुआ है। ऐसा 710 में जो वर्ड यूज किया है वो मे का वर्ड यूज किया है। क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? दस मिनट में ले रहे हैं ब्रेक यार। ये हैंग क्यों हो गया यार? सिकंदर अभी आज की क्लास में सवाल कर लेंगे बच्चों? आज जो कुछ पढ़ा है सवाल कर लेंगे मेरा भाई? शेरे सवाल में देख लिया। अभी इंशाल्लाह हम जब नमाज के बाद सवाल देखेंगे तो हम इसमें देख लेते हैं। डन हो गया? पाकिस्तान में करस्पॉन्डिंग है बिकॉज पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो IFRS के हिसाब से बनते हैं और IFRS में जो IS1 है वो IS1 करस्पॉन्डिंग का तस्करा करता है। अगर आप मेरी किताब देखेंगे तो मैंने IS1 का एक्सट्रैक्ट भी डाले हैं, वो पूरा समझाया हुआ है।